प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन के अंतर्गत हम अध्याय 4 के भाग फर्स्ट पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे किसी भी साझेदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर कौन कौन से समायोजन जो है किए जाने हैं, और उसके साथ में ही हम अनुपातों पर चर्चा करेंगे। नया अनुपात और फायदे का अनुपात जो है किस प्रकार ज्ञात किया जाए। तो शुरुआत करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। पुनर्गठन के अंतर्गत हम देखेंगे किसी भी साझेदार की यदि सेवानिवृत्ति होती है, रिटायरमेंट होता है अथवा मृत्यु होती है, तो वहीं पर उस साझेदारी संलेख का विलेख का क्या हो जाता है, वह अब बंद हो जाएगा। नई साझेदारी क्रिएट होगा, नया अनुबंध जो है वो बनाया जाएगा। फर्म जो है नए रूपरेखा में क्या करेगी, कार्य करेगी। किसी भी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर साझेदारी विलेख समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके स्थान पर एक नया विलेख लागू होता है, जिसके अनुसार शेष साझेदार जो बचे हुए साझेदार हैं, अब वे क्या करेंगे, व्यापार को जो है कंटिन्यू करेंगे, और इसे हम साझेदारी का पुनर्गठन भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, समापन साझेदारी का हुआ है, व्यापार का नहीं। व्यापार जो चल रहा था वह आगे भी निरंतर रहेगा। जैसे राम, श्याम और मोहन 3 साझेदार थे, अब मोहन की मृत्यु हो जाती है अथवा मोहन जो है फर्म से निवृत्ति ले लेता है, तो वहां पर जो साझेदारी संलेख बनाया गया था राम, श्याम और मोहन के मध्य, जो टर्म एंड कंडीशंस जो लिखी गई थी, अब वह कार्यरत नहीं होंगी। नया विलेख बनाया जाएगा, लेकिन जो व्यापार है, माना कि वे फर्नीचर का व्यापार करते थे, वही व्यापार कंटिन्यू रहेगा। अब वो राम और श्याम के मध्य होगा। राम और श्याम की पूंजी क्या होगी, लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या होगा, खाते किस प्रकार से रखे जाएंगे, किस साझेदार को लाभों में कितना हिस्सा देना है, वेतन, कमीशन, बोनस के संदर्भ में क्या समायोजन है, ये सब कुछ जो है नए सिरे से अपने को विलेख बनाना होता है। चलिए आगे देखते हैं। सेवानिवृत्त या जिस साझेदार की मृत्यु हो जाती है, उसे देय राशि का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, जो अमाउंट उसे पेबल है उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय देय राशि का निर्धारण जो है, अगर रिटायरमेंट होता है तो साझेदार को स्वयं को, और अगर मृत्यु हो जाती है तो जो भी उसका कानूनी उत्तराधिकारी, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसे वह राशि जो है चुकाई जाएगी। सेवानिवृत्त साझेदार निवृत्ति के समय और कानूनी उत्तराधिकारी उसके मृत्यु के समय। कई बार वन लाइनर में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाता है, मृत्यु होने वाले साझेदार को देय राशि किसे दी जाएगी, उसके पुत्र को, उसकी पुत्री को, उसकी पत्नी को, या उत्तराधिकारी को। तो जो भी यहाँ पर कानून उसका उत्तराधिकारी है, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसे उस राशि का भुगतान किया जाएगा। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उसका उत्तराधिकारी या उसकी संतान जो है साझेदारी फर्म में साझेदार बन जाए, ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि उत्तराधिकार का हस्तांतरण नहीं होता है। हाँ, जो देय राशि है वो उस निवृत्त साझेदार को या उसके उत्तराधिकारी को जरूर दी जाएगी। हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे कितनी राशि देना है। तो पहला पॉइंट है, उसके पूंजी खाते का जितना भी क्रेडिट बैलेंस है, जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है अथवा जो भी साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है, उसका कैपिटल बैलेंस कितना है, जमा शेष कितना है, वह उसकी देय राशि में जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके जितने भी करंट अकाउंट के बैलेंसेज है, जो शेष है चालू खाते का, वह भी इस राशि में जोड़ा जाएगा। यानी कैपिटल का क्रेडिट शेष, करंट का क्रेडिट शेष, और फर्म की गुडविल में जितना भी उस साझेदार का हिस्सा बनता है। कौन सा साझेदार, जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है या जो साझेदार फर्म से रिटायर हो रहा है, तो गुडविल में कितना हिस्सा बनता है वह भी उसे दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल, 4 साल, 10 साल या 2 महीने जितनी भी अवधि तक वह फर्म का व्यापार संचालन कर रहा था, फर्म में साझेदार बना हुआ था, फर्म में पूंजी लगाई है, तो उसकी वजह से भी फर्म ने, व्यापार ने विकास विस्तार किया है, गुडविल अर्न की है, तो निश्चित रूप से उसे क्या दिया जाएगा, ख्याति में हिस्सा जो है वो अवश्य दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उसके जितने भी लाभ है, प्रॉफिट्स है, जो संचय है, उनमें कितना हिस्सा होता है,
यानी जिस तिथि को साझेदार की मृत्यु होती है, साझेदार की निवृत्ति होती है, उस दिनांक को रिजर्व का बैलेंस कितना है, P&L अकाउंट का बैलेंस कितना है, उसमें भी उस साझेदार का जो हिस्सा होगा वह दिया जाएगा। परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन में किसी प्रकार का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, जोड़ा जाएगा। अगर हानियां होगी तो घटा देंगे। यानी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में जितना भी उस साझेदार का हिस्सा है वह भी उसको देय राशि की गणना में जोड़ा जाएगा। उसके सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख तक के लाभ में उसका हिस्सा कितना बनता है, क्योंकि मृत्यु या निवृत्ति ऐसा तो है नहीं कि 1 अप्रैल को होगी या 31 मार्च को होगी, वो तो कभी भी हो सकता है। 10 अप्रैल को उन्हें लगा कि अब हम साझेदार नहीं है, या 10 जुलाई को या 1 अगस्त को या 31 दिसंबर को, कभी भी साझेदारी का समापन हो सकता है, पुनर्गठन हो सकता है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो सकती है। तो जिस अवधि तक वो साझेदार था उस अवधि तक के लाभों में उसका कितना हिस्सा बन रहा है वह शेष साझेदारों द्वारा, फर्म द्वारा दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि तक उसकी पूंजी पर ब्याज यदि शामिल हो। अगर साझेदारी संलेख में इस बात का प्रोविजन है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाए, तो जितनी अवधि तक उस साझेदार की पूंजी लगी हुई है उस पर ब्याज भी जो है अपने को क्या करना है, ऐड करना है। किसी प्रकार का वेतन, कमीशन, अब देखिए बार बार ये शब्द आ रहा है यदि कोई हो, तो इसका आशय यह है कि अगर साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है साझेदार को वेतन देना है, कमीशन देना है, पूंजी पर ब्याज देना है, तभी हमें क्या करना है, उस राशि को जोड़ना है। अब देखिए यहां पर ऐसा भी हो सकता है वार्षिक वेतन जो है वो 10,000 था, लेकिन मृत्यु 1 जुलाई को हो गई, तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने वो फर्म में रहा, तो 10,000 रुपये वेतन नहीं दिया जाएगा। जो 3 महीने का वेतन बनता है 2500 रुपये, वह साझेदार को वेतन या कमीशन जो दिया जाएगा। इन शॉर्ट पूंजी चाहे कैपिटल हो, करंट हो, लाभों में हिस्सा चाहे एकत्रित लाभ हो या चालू वर्ष के जो लाभ है उस अवधि तक के लाभों में जब तक वो जीवित रहा वह दिया जाएगा। वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज जिस अवधि तक वो फर्म में रहा सभी राशियां उसके हिस्से में जोड़ी जाएगी। अगर साझेदार निवृत्त होता है तो देय राशि उसे दी जाएगी, और अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को यह राशि भुगतान की जाएगी। अब हमने बात की थी कि भाई ये 7-8 पॉइंट उसे जब हिस्सा दिया जाएगा कि भाई इतना हिस्सा आपका बन रहा है, फर्म में जोड़े जाएंगे, तो निश्चित रूप से कुछ राशियां घटाई भी जाएगी। कौन सी? दी गई कटौतियां यदि है तो उसके भाग में से ली जाएगी, घटाई जाएगी या फिर कम की जाएगी। उसके चालू खाते का नाम शेष, अगर जमा शेष था तो जोड़ा है, नाम शेष है तो घटा देंगे। अपलिखित ख्याति का भाग यदि फर्म की पुस्तकों में ऑलरेडी ख्याति खाता खुला हुआ है तो वो पुराने अनुपात में जाता है, राम, श्याम, मोहन सभी में जाएगा। तो एंट्री क्या रहेगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो उस राशि से जितना ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हुआ है हमें उसे अपलिखित करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है, और वह राशि उसके पूंजी खाते में से घटा दी जाती है। और जिस प्रकार लाभों में हिस्सा देंगे उसी प्रकार हानियां भी एकत्रित हो रखी है, उनमें से जो हिस्सा बनता है वह भी घटाएंगे। जिस प्रकार संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ है वो निवृत्त साझेदार या मृतक साझेदार को दिया जाता है, इसी प्रकार संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से यदि हानि होती है तो उसे देय राशि की गणना में घटाया जाएगा। सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि तक जितनी भी हानियां बनती है उस हानि में उसका हिस्सा कितना है। यानी पूरे वर्ष की हानि है 20,000 रुपये, लेकिन माना कि वो 31 अक्टूबर तक फर्म में रहा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी कि टोटल वह 7 महीने तक फर्म में रहा। वो जो साल भर का लाभ 20,000 रुपये है उसे पहले तो हम करेंगे 7/12, जितने अवधि तक के लिए रहा उतनी अवधि तक का लाभ निकाल लेंगे। तत्पश्चात जो भी उसका लाभ में हिस्सा है, मान लीजिए बराबर का है 3 साझेदारों में, तो 1/3 आ जाएगा। 3-2-1 अनुपात में है, 3 वाला रिटायर हो रहा है तो 3/6 कर देंगे। इस प्रकार से जितने भी हानियां हैं उस अवधि तक के लिए ट्रांसफर।
इसके अतिरिक्त साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु की तिथि तक जितनी भी राशि उसके द्वारा आहरण की गई है, ड्राइंग्स की गई है, वह राशि भी उसकी देय राशि की गणना में घटाई जाएगी। और जिस प्रकार पूंजी पर ब्याज जोड़ा जाता है, आहरण पर ब्याज की राशि घटाई जाएगी। ये अपने को क्लिक रखना है दिमाग में, कैपिटल लेना है। इसके अंतर्गत करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है जोड़ देंगे, डेबिट बैलेंस से घटा देंगे। एकत्रित लाभों में हिस्सा है जोड़ देंगे, एकत्रित हानियां हैं घटा देंगे। उस अवधि तक के लाभ में हिस्सा है जोड़ देंगे, हानियां हैं घटा देंगे। पुनर्मूल्यांकन पर लाभों में जो उसका हिस्सा है जोड़ देंगे, और अगर हानि में हिस्सा है तो घटा देंगे। इसी प्रकार गुडविल में जो उसे हिस्सा मिल रहा है जोड़ देंगे, लेकिन अपलिखित की गई ख्याति में जो उसका हिस्सा बनता है वह उसमें से घटा दिया जाएगा। साझेदार को देय वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज उसके हिस्से में जोड़ा जाएगा, जबकि आहरण तथा आहरण पर ब्याज की राशि जो है उसकी देय राशि की गणना में घटाया जाएगा। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, साझेदार को देय राशि की कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पर कुछ बातें अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। वह कितनी अवधि तक व्यापार में रहा, उसका लाभ में हिस्सा क्या है। तो अगर करंट ईयर से संबंधित है, जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वार्षिकी वेतन कमीशन या मंथली उसका वेतन कमीशन, ये अवधि विशेष को ध्यान में रखते हुए होंगे। लेकिन पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, ख्याति के संदर्भ में जो हस्तांतरण राशि है, अवितरित लाभ हानि, इस सभी के सभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में आएगा। जबकि करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उस समय से भी अनुपातिक करेंगे और उसके लाभ के हिस्से के भी हम अनुपातिक करेंगे। जैसा कि आगे प्रश्नों में पढ़ेंगे, वहां वस्तु स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं साझेदार की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के समय जो अकाउंटिंग किया जाएगा, जो लेखाकरण किया जाएगा, उनमें किन किन मदों का ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या दिया गया है, नया लाभ हानि अनुपात, अधिलाभ कह दें या फायदे का अनुपात कह दें, गेनिंग रेशियो कह दें, एक ही बात है। अधिलाभ या फायदे का अनुपात याद करना, यह क्या होता है अभी हम चर्चा करेंगे। ख्याति का व्यवहार, गुडविल के संदर्भ में क्या समायोजन है, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन है, ये किस प्रकार से किया जाएगा। लेखा नहीं की गई परिसंपत्तियां और दायित्व के संदर्भ में समायोजन, ऐसी संपत्तियां, ऐसे दायित्व जो पुस्तकों में शामिल नहीं है, उन्हें किस प्रकार इंक्लूड करेंगे, इस पर भी हम चर्चा इसी टॉपिक, इसी लेसन में करने वाले हैं। लाभ और हानियों का वितरण, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाएगा। सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि तक उसके लाभ और हानियों का जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से किया जाएगा। यदि पूंजी में कोई परिवर्तन है, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, वहां पूंजी में परिवर्तन आया था, नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी और उसके लाभ के हिस्से के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी समायोजित कीजिए। वैसे यहां पर भी अगर पूंजी समायोजन के संदर्भ में क्लोज दिया गया है तो उसका समायोजन किस प्रकार करेंगे। और सेवानिवृत्त या मृत्यु होने वाले साझेदार को देय राशि का निपटारा किस प्रकार से होगा, कितना पेबल अमाउंट निकल करके आ रहा है और किस विधि से उसका भुगतान किया जा रहा है, ये सारा हम इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक, इस लेसन को किस प्रकार पढ़ा जाए। तो आज का अपना जो पहला इसके अंतर्गत हेडिंग आएगा वह आएगा लाभ हानि विभाजन अनुपात। चाहे वह नया लाभ हानि अनुपात हो, पुराना अनुपात हो, या हम अधिलाभ या फायदे के अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे, ये हम इस सेशन में लेने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, राम, श्याम और मोहन माना कि 3:2:1 में साझेदारी में, व्यापार में साझेदार है। अब इनमें से मान लीजिए कि मोहन रिटायर होता है, निवृत्त होता है, तो किसी भी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु से पूर्व, उसके रिटायर होने या डेथ होने से पहले जो भी लाभ हानि विभाजन अनुपात था वह पुराना अनुपात होगा, और आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर डेथ जो भी लाभ हानि विभाजन अनुपात होगा वह आपका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कहलाएगा। किस प्रकार, देखिए, किसी साझेदार
कि मृत्यु या सेवानिवृत्ति से पूर्व सभी साझेदारों, इस लाइन को भूलना नहीं है, सभी साझेदारों द्वारा लाभ हानि विभाजन हेतु निर्धारित अनुपात, यानी रामश्याम मोहन की निवृत्ति से पहले जो भी रामश्याम मोहन का अनुपात था वह पुराना अनुपात कहलाएगा, और साझेदार की मृत्यु या निवृत्ति के पश्चात वो भी कौन से साझेदार, शेष साझेदार द्वारा लाभ हानि विभाजन हेतु निर्धारित अनुपात। जैसे मान लीजिए कि ए, बी और सी, इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात है 3:2:1। अब क्या हो रहा है, सी जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब जो भी ए और बी का लाभ हानि विभाजन अनुपात है, माना कि ये दिया गया है 2:1। क्लियर है? तो सी की मृत्यु से पहले जो लाभ हानि विभाजन अनुपात है वह कहलाएगा पुराना अनुपात, सी की मृत्यु के पश्चात जो नया अनुपात है वह क्या कहलाएगा, आपका न्यू शेयरिंग रेशियो। और सी की मृत्यु से निश्चित रूप से ए और बी के लाभों में वृद्धि होने वाली है। क्यों होने वाली है? मान लीजिए कि 3 रुपए का प्रॉफिट है जो ए, बी और सी में बराबर बांटा जा रहा था, 1:1:1 के अनुपात में। अब अगर सी की मृत्यु हो जाती है और सभी परिस्थितियां समान रहती है, तो जो 3 रुपए का प्रॉफिट होगा ए और बी में 1.5 डिवाइड किया जाएगा, और ये जो वृद्धि हो रही है इसे ही हम क्या कहते हैं, फायदे का अनुपात कहते हैं, गेनिंग रेशियो कहते हैं, या अधिलाभ अनुपात कहा जाता है। क्या आ जाएगा? किसी साझेदार की मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति पर शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में वृद्धि हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिलाभ या फायदे का अनुपात कहा जाता है। इसे फॉर्मूले के रूप में भी लिखा है, अधिलाभ या फायदे का अनुपात, नया अनुपात माइनस जो है आपका पुराना अनुपात। नए में से पुराना घटा दीजिए, स्वतः ही जो वृद्धि की राशि है, जो अधिलाभ है, जो गेनिंग रेशियो है, वो आपके सामने आ जाएगा। आगे लिखा है, सूचना के अभाव में मृत्यु या सेवानिवृत्त साझेदार को छोड़कर शेष साझेदारों का जो पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात है वही आपका नया अनुपात कहलाएगा, वही आपका फायदे का अनुपात कहलाएगा। यानी ए, बी और सी माना कि 3:2:1 अनुपात में है, और प्रश्न में लिखा है सी की मृत्यु हो जाती है या सी की निवृत्ति हो जाती है। इतनी ही सूचना है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए, इस नोट के अकॉर्डिंग सूचना के अभाव में मृत्यु अथवा निवृत्त साझेदार को छोड़कर, यानी सी के अलावा जो शेष साझेदार है, यानी ए और बी का जो पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात है वही नया और फायदे का अनुपात होगा। यानी ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, जो पुराना अनुपात है 3:2, यही नया अनुपात है, यही आपका गेनिंग रेशियो फायदे का अनुपात कहलाएगा। अगर अन्य कोई सूचना नहीं हो, यह अपना हिस्सा ए को दे रहा है, बी को दे रहा है, ए या बी को बराबर दे रहा है या किसी अन्य अनुपात में दे रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ इतनी सूचना है, ए बी सी लाभों का विभाजन जो भी दिया गया हो, 3:2:1 हो, बराबर हो या कोई सा भी अनुपात हो, और सी की मृत्यु होता है, तो सी के अलावा जो ए और बी का अनुपात है वही आपका फायदे का अनुपात है, वही आपका गेनिंग रेशियो है। कुछ प्रश्नों उदाहरणों की सहायता से इसको हम और अधिक स्पष्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं उदाहरण संख्या 1 से। क्या कहता है? मधु, नेहा और टीना लाभ का जो भाग है वह दिया गया है 5:3:2 में बांटते हुए साझेदार है। तो भाई ये कौन सा अनुपात है? ये आपका पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात है, ओल्ड शेयरिंग रेशियो है। नए लाभ अनुपात और अधिलाभों की गणना कीजिए। नया लाभ अनुपात और अधिलाभों की गणना, यदि मधु सेवानिवृत्त हो, यदि नेहा सेवानिवृत्त हो और यदि टीना जो है सेवानिवृत्त हो, तीनों केसेस में अपना आंसर जो है निकालना है। नया रेशियो क्या रहेगा और फायदे का अनुपात। अभी अभी हमने चर्चा की थी कि अगर अन्य कोई सूचना नहीं है तो जिस साझेदार की मृत्यु होती है अथवा जो साझेदार निवृत्त होता है उसका हिस्सा छोड़ दीजिए।
शेष साझेदारों का जो भी पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात है वही नया अनुपात है, वही आपका फायदे का अनुपात जो है वो होना है गेनिंग रेशियो। किस प्रकार, देखिए यहां अनुपात दिया गया मधु, नेहा और टीना का। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्लियर करते हैं। यदि मधु जो है सेवानिवृत्त होती है, ये केस 1, यदि मधु सेवानिवृत्त हो तो फिर अपने को क्या करना है। देखिए पुराना अनुपात क्या है, मधु, नेहा और टीना का। मधु, नेहा और टीना। पुराना अनुपात है 5, 3 और 2। अभी मैंने आपसे बात की थी कौन साझेदार रिटायर हो रहा है, मधु, तो मधु का हिस्सा छोड़ दीजिए। जो नेहा और टीना का जो पुराना अनुपात है वही आपका नया अनुपात होगा, वही आपका फायदे का अनुपात होगा। फायदा या अधिलाभ अनुपात कितना होना है, नेहा एंड टीना के संदर्भ में 3:2। और क्या आ जाएगा, नया अनुपात नेहा और टीना के संदर्भ में ये भी आ जाएगा आपका 3:2। जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है, जिस साझेदार की निवृत्ति हो रही है उसका हिस्सा छोड़ दीजिए। शेष साझेदारों का जो हिस्सा है वही नया अनुपात है, वही अधिलाभ या फायदे का अनुपात है। अगर प्रश्न में इस बात की सूचना नहीं हो कि मधु ने अपना हिस्सा किसे दिया है, तो फर्स्ट केस हो गया मधु की सेवानिवृत्ति हो। अब अगर नेहा सेवानिवृत्त होती है तो फिर क्या क्लोज रहेंगे, ये अपना आ गया केस 2। फर्स्ट कौन था, नेहा, मधु। अब नेहा सेवानिवृत्त होती है, क्या आ जाएगा, 3 साझेदार थे, मधु, नेहा और टीना। पुराना अनुपात था 5, 3 और 2। अब देखिए निवृत्त कौन हो रहा है, नेहा, तो नेहा का हिस्सा छोड़ दीजिए। ये लीजिए नेहा का हिस्सा हमने छोड़ दिया, तो कौन रहे, मधु और टीना। मधु और टीना का पुराना अनुपात क्या है, 5:2। यही नया अनुपात है, यही आपका फायदा या अधिलाभ का अनुपात है। क्या आ जाएगा, फायदा या अधिलाभ का अनुपात। ये आ जाएगा मधु एंड टीना 5:2। फिर आ जाएगा नया लाभ हानि अनुपात, मधु और टीना कितना आ जाएगा, 5:2। जिस साझेदार की निवृत्ति होती है, मृत्यु होती है, उसका हिस्सा छोड़ दीजिए। शेष जिन साझेदारों का जो हिस्सा दिया गया है वही नया अनुपात है, वही आपका अधिलाभ यानी फायदे का अनुपात है। अब यदि टीना रिटायर होते हैं तो क्या हो गया, 5:3। ये आपका बन जाएगा केस नंबर 3। यदि टीना
सेवानिवृत्त होती है। क्या लिखा जाएगा? मधु, नेहा और टीना। 5, 3 और 2। अब देखिए यहां पर निवृत्त कौन हो रहा है? यहां पर जो है साझेदार टीना जो है अपने निवृत्त हो रहे हैं। तो मधु और नेहा का अनुपात क्या बच गया? 5:3। यही क्या आ जाएगा? नया अनुपात। और यही क्या आ जाएगा? आपका फायदे का अनुपात। मधु अनुपात नेहा 5:3। क्लियर है? जिस भी साझेदार की निवृत्ति होती है टीना, तो टीना का हिस्सा छोड़ दिया। मधु और नेहा का जो पुराना अनुपात था वही नया अनुपात है, वही गेनिंग रेशियो है। नेहा रिटायर हो रहे हैं, नेहा का छोड़ दो हिस्सा। मधु और टीना का जो अनुपात है 5:2, वही नया अनुपात है, वही आपका गेनिंग रेशियो है। और अगर मान लीजिए मधु रिटायर हो रहे हैं तो मधु का हिस्सा छोड़ दो, जो भी नेहा और टीना का हिस्सा है वही नया अनुपात है, वही क्या कहलाएगा? फायदे का अनुपात यानी कि गेनिंग रेशियो कहलाएगा। कब? जबकि निवृत्त साझेदार अपना हिस्सा किसे दे रहा है, या निवृत्त साझेदार का हिस्सा किस साझेदार द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं हो, सूचना नहीं हो, तो हमें यह कार्य करना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अलका, हरप्रीत और श्रेया लाभ को 3:2:1 अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है। अलका सेवानिवृत्त होती है, उसका भाग हरप्रीत और श्रेया द्वारा 3:2 में लिया जाता है। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात जो है वह ज्ञात करना है। पुराना दिया गया है 3:2:1। अब देखिए अलका जो फर्स्ट कैंडिडेट है यह रिटायर हो रहा है। अलका का हिस्सा कितना है? 3। यह निवृत्त हो रहे हैं। अब इसका जो हिस्सा है हरप्रीत और श्रेया द्वारा 3:2 में लिया जा रहा है, यानी कि 3/6 को 3/5 2/5 करेंगे और क्या करना है? हरप्रीत और श्रेया के हिस्से में जोड़ देंगे। कैसे? देखिए अलका का हिस्सा 3/6 यही हिस्सा दिया गया है, और हरप्रीत और स्नेहा द्वारा 3:2 में लिया जा रहा है। हरप्रीत व श्रेया द्वारा 3:2 में लिया गया। तो हरप्रीत ने कितना लिया? 3/6 का 3/5 यानी कि 9/30। और श्रेया ने कितना लिया? 3/6 का 2/5 यानी कि 5/6/30। क्लियर है? ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? जो अलका का हिस्सा है हरप्रीत और श्रेया ने 3:2 में लिया, हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या निकालेंगे? नया अनुपात। नया अनुपात कैसे निकलेगा? ये देखिए फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, नया अनुपात। पहले जो हमें पुराना अनुपात दिया गया था इसके अंतर्गत हम क्या जोड़ देंगे? जितना भी इनको फायदा है हो रहा है, अधिलाभ हो रहा है, वो हम जोड़ देंगे। फायदे का अनुपात वह राशि जोड़ दी जाएगी। यानी कि हरप्रीत को कितना हिस्सा मिल रहा था? हरप्रीत को जो हिस्सा मिल रहा था वो था 2/6। 2/6 में क्या करना है? अब इसको कितना हिस्सा मिल रहा है? 9/30। इसी प्रकार श्रेया को मिल रहा था 1/6, अब कितना मिल रहा है? 6/30 और मिल रहा है। ये लीजिए जोड़ दिया।
अब इनको एलसीएम निकाल के हल कर लेंगे। 6 और 30 का एलसीएम आएगा 30। 6 का भाग लगाया 30 में 5, 2 से गुणा की 10, प्लस 30 का 30 में भाग लगाया 1, 9 से गुणा की 9, यानी कि 19/30। इसी प्रकार एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 30 यानी कि 30। 6 का 30 में भाग लगाया 5, 1 से गुणा की 5, प्लस 6 का 30 में भाग लगाया 30 का 30 में भाग लगाया 1, 6 से गुणा की 6, यानी कि 11/30। यानी कि नया अनुपात जो निकल कर के आया है वो कितना आया है, वह आया है 19/11, नया अनुपात। ये आपका इस प्रश्न का जो आंसर है, जो हल है, वो इस प्रकार से हमने कैलकुलेट कर लिया। जैसा कि प्रश्न में सूचना दी गई थी, अलका सेवानिवृत्त होती है, उसका भाग यानी जो अलका का जो भाग है 3/6 हिस्सा, उसे हमने क्या किया 3/5, 2/5 यानी 3:2 में श्रेया और हरप्रीत के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जितना अपने को हरप्रीत को देना था वो हरप्रीत के हिस्से में जोड़ दिया, जो श्रेया को प्राप्त हो वो श्रेया के हिस्से में जोड़ दिया। इस प्रकार नया लाभ हानि विभाजन अनुपात जो है वो आपका ज्ञात कर लिया गया। चले अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। मुरली, नवीन, ओम प्रकाश लाभों को 3/8, 1/2 और 1/8 के अनुपात में साझेदार है। देखिए यहाँ पर जो 3/8, 1/2, 1/8 हर समान नहीं है, सब में 8, 8, 8 नहीं है, यानी आप इसको 3:1:1 नहीं कह सकते, हर आपको समान करना पड़ेगा। यदि आवश्यकता है तो अभी हम देख लेते हैं आगे क्या कहता है। अनुपात में बांटते हुए साझेदार है, मुरली सेवानिवृत्त होता है, जो फर्स्ट पार्टनर है मुरली वह जो है सेवानिवृत्त होता है, तथा अपने हिस्से का, अपना हिस्सा मतलब 3/8 हिस्से का 2/3 भाग नवीन को, शेष जितना भी हिस्सा है वो ओम प्रकाश को समर्पित करता है। यानी 3/8 का 2/3 तो नवीन को दे देगा, 3/8 का बचा हुआ जो 1/3 हिस्सा है वो किसको दे देगा, ओम प्रकाश को दे देगा। तो शेष साझेदारों का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात और अधिलाभ या गेनिंग रेशियो या फायदे के अनुपात की गणना कीजिए। तो 3/8 को बांट दो पहले, 2/3, 1/3, जितना दिया जा रहा है नवीन और ओम प्रकाश में वह राशि उसमें जोड़ दी जाएगी, प्लस जो है वो कर दी जाएगी। देखिए मुरली अपने हिस्से, कितना उसका हिस्सा 3/8 का 2/3 हिस्सा किसको दे रहा है, 2/3 हिस्सा, यह लिखा है नवीन को देता है। तथा शेष, अब शेष कितना बचेगा, माना कुल 1, इसमें से 2/3 दे दिया नवीन को, तो पीछे बच गया 1/3 हिस्सा ओम प्रकाश को समर्पित करता है। यानी कि क्या जाएगा, देखिए मुरली का जो 3/8 हिस्सा था इसका 2/3, यानी कि 2/8 तो ये क्या कर रहा है, नवीन को समर्पित कर रहा है। यही लिखा है प्रश्न में, स्पष्ट सूचना दी गई थी कि अपने हिस्से का 2/3 नवीन को, उसका हिस्सा है कितना 3/8, उसका 2/3 यानी 2/8 जो है वो नवीन का, 3 से 3 अपने ने क्रॉस कर दिया, और जो उसका हिस्सा है 3/8 इसका 1/3 यानी कि 1/8 हिस्सा जो है वो क्या कर रहा है, ओम प्रकाश को दे रहा है। क्लियर है, किसको दे रहा है, 2/8 नवीन को, 1/8 किसको दे रहा है, ओम प्रकाश को। तो यही क्या हो गया अपना,
जो हिस्सा नवीन को दिया जा रहा है, जो हिस्सा ओम प्रकाश को दिया जा रहा है, वही तो आपका नवीन और ओम प्रकाश का फायदे का अनुपात है, गेनिंग रेशियो है, अधिलाभ अनुपात है। ये नवीन, ये ओम प्रकाश, कितना आ गया 2:1। ये इनका क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा, अधिलाभ या फायदे का अनुपात। अब हमें निकालना है नया अनुपात। तो नवीन का पहले कितना हिस्सा दिया गया था, 1/2 और ओम प्रकाश का 1/8। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, हम यह राशियां जो है जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो स्वतः ही क्या आ जाएगा, नया अनुपात आ जाएगा। यानी कि नया अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका पुराना अनुपात दिया गया है, ओल्ड शेयरिंग रेशियो दिया गया है, इसमें क्या कर दीजिए, फायदे का अनुपात या अधिलाभ का जो अनुपात है वो जोड़ दीजिए। क्या बन जाएगा आपका नया अनुपात। यानी जो नवीन था इसका पुराना अनुपात कितना दिया गया था, प्रश्न में नवीन का अनुपात दिया गया था 1/2। कितना हिस्सा मिल रहा है, 2/8। तो 1/2 प्लस 2/8। इसी प्रकार ओम प्रकाश, ओम प्रकाश का पहले हिस्सा कितना दिया गया था, 1/8। कितना दे दिया इसमें से अपने को, फिर 1/8 और मिल गया। यानी 1/8 तो था ही, प्लस 1/8 मुरली के हिस्से में से मिल गया। एलसीएम लिया 8, 2 का 8 में भाग दिया 4, 1 से गुणा की 4, प्लस 2 बराबर 6/8। फिर एलसीएम लिया 8, 1 प्लस 1 बराबर 2/8। यानी जो 6:2 है या जो आपका 3:1 है, वह क्या आ जाएगा, नया अनुपात ज्ञात हो जाएगा। प्रश्न की भाषा के अनुरूप चलना है। प्रश्न की भाषा में क्या कहा गया है, मुरली सेवानिवृत्त होता है, अपने हिस्से का या मुरली का जो भी हिस्सा है उसका 2/3 नवीन को, शेष ओम प्रकाश को। तो मुरली का हिस्सा था कितना, 3/8। इसका 2/3 नवीन को दिया, 2/8, 1/3 यानी 1/8 ओम प्रकाश को। तो जो नवीन को दिया वो नवीन के हिस्से में जोड़ देंगे, जो ओम प्रकाश को दिया वो अपने ने क्या कर दिया, ओम प्रकाश के हिस्से में जोड़ दिया। स्वतः ही क्या आ जाएगा, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, न्यू शेयरिंग रेशियो जो है ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कुमार, लक्ष्य और मनोज तथा नरेश लाभ का बंटवारा 3, 2, 1, 4 में 3 से 1000 हो गए। कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश। कुमार सेवानिवृत्त होता है तथा उसके भाग को लक्ष्य तथा मनोज द्वारा 3:2 में अधिग्रहित किया जाता है। कुमार का हिस्सा है कितना, 3 और 2 5, 1 6 और 4 10। यानी जो 3/10 हिस्सा है उसे 3:2 में लक्ष्य और मनोज जो है अधिग्रहित करते हैं। यानी नरेश को कोई हिस्सा उसमें से नहीं मिलेगा। शेष साझेदारों का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात और अधिलाभ या फायदे का अनुपात जो है वो ज्ञात कीजिए। यानी कि कुमार का जो 3/10 हिस्सा है उसको आप क्या कर दीजिए, 3:2 में विभेदित कर दीजिए। वही आपका क्या रहेगा, अधिलाभ का अनुपात रहेगा, गेनिंग रेशियो या फायदे का अनुपात कहा जाएगा। किस प्रकार, देखिए कितना दिया गया है, कुमार का जो हिस्सा है 3/10, कुमार का हिस्सा 3/10 किनके द्वारा लिया जा रहा है, लक्ष्य तथा मनोज द्वारा 3:2 में।
अधिग्रहित किया जाता है। यानी कि लक्ष्य को कितना मिलेगा, मनोज को कितना मिलेगा, 3:2 में डिवाइड करके देखते हैं। यानी 3/10 का 3/5 यानी 9/50 जो है वो क्या आ जाएगा, लक्ष्य द्वारा अधिग्रहित, और 3/10 हिस्से का 2/5 यानी कि 6/50 ये क्या किया गया है, मनोज द्वारा अधिग्रहित। जैसा कि प्रश्न में सूचना थी 3:2 में, उसके भाग को 3:2 में, तो उसका भाग है कितना, 3, 2, 5, 1, 6 और 4, 10। यानी 3/10 हिस्से को हमने क्या कर लिया, 3:2 में डिवाइड कर लिया, 9/50, 6/50। यानी कि ये जो 9/50, 6/50 है यही अधिलाभ अनुपात है, और प्रश्न में भी स्पष्ट लिखा था उसका हिस्सा 3:2 में, तो यही आपका अधिलाभ या फायदे का अनुपात हो गया। अधिलाभ या फायदे का अनुपात, लक्ष्य और मनोज कितना दिया गया है, 9:6 या 3 से डिवाइड हो जाएगा 3:2। ये तो हो गया आपका अधिलाभ या फायदे का अनुपात। अब इस नए अनुपात को, इस फायदे के अनुपात को, इस गेनिंग रेशियो को जैसे ही आप क्या करेंगे, पुराने अनुपात के अंतर्गत जोड़ेंगे, स्वतः ही क्या आ जाएगा, आपका नया अनुपात जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। किस प्रकार, देखिए यहां मैं लिख रहा हूं नया अनुपात, कैसे आएगा, इनका पुराना अनुपात क्या था, प्लस इनका फायदा या अधिलाभ अनुपात जो है वह कितना दिया गया है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लक्ष्य, क्योंकि कुमार तो क्या हो गया, सेवानिवृत्त हो गया। लक्ष्य, मनोज और नरेश 2, 1, 4। लक्ष्य 2/10, मनोज 1/10, और किसका हिस्सा दिया गया है, नरेश का 4/10। अब क्या किया गया है, लक्ष्य द्वारा 9/50 और मनोज द्वारा 6/50 जो है कुमार से लिया गया है, इनके हिस्से में जोड़ देंगे, नया अनुपात आ जाएगा 9/50 और 6/50। एलसीएम लिया 50, 10 का भाग दिया 5, 2 से गुणा की 10 प्लस 9 यानी 19/50। फिर एलसीएम लिया 50, 10 का भाग दिया 5, 1 से गुणा की 5 प्लस 6 बराबर 11/50। और यहां पर जो लिखा गया है वो है आपका 4/10। तो क्या इसे 19, 11 और 4 के अनुपात में लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर समान होना जरूरी है। और हर समान किस प्रकार से किया जाएगा? लघुत्तम लेकर के हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे। किस प्रकार? देखिए, ये मैंने यहां पर लिखा 19/50 जो है वो है लक्ष्य के संदर्भ में, मनोज के संदर्भ में 11/50 और नरेश के संदर्भ में मैंने लिख दिया 4/10। यहां मैंने क्या किया, इनका लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया 50। 50 का 50 में भाग देंगे 1, 19 से गुणा करेंगे 19। फिर 50 का 50 में भाग देंगे 1, 11 से गुणा करेंगे 11। और क्या करेंगे, 10 का 50 में भाग देंगे 5 और 4 से गुणा करोगे 20। यानी जो नया अनुपात है वो कितना आ जाएगा? 19, 11
और 20, ये आपका आ जाएगा नया अनुपात, न्यू शेयरिंग रेशियो। तो दोनों ही अनुपात हमने निकाल लिए, अधिलाभ की हमने गणना कर ली, फायदे के अनुपात की गणना कर ली, और ये अपना क्या आ जाएगा, नया अनुपात। हालांकि प्रश्न में स्पष्ट था अधिलाभ जो है यानी कुमार का जो हिस्सा है वह लक्ष्य और मनोज द्वारा 3:2 में अधिग्रहित किया जा रहा है, तो वही 3:2 क्या था, इनका फायदे का अनुपात, इनका गेनिंग रेशियो, इनका अधिलाभ, और यह हिस्सा इनके पुराने हिस्से में जोड़ दिया तो स्वतः ही क्या आ जाएगा, इनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। क्लियर है यहां तक? चले अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, रंजना, साधना और कामना का लाभ बंटवारा जो दिया गया है वह 4:3:2 के अनुपात में साझेदार है। रंजना सेवानिवृत्त होती है, फर्स्ट कैंडिडेट जो है वह सेवानिवृत्त होते हैं, तथा साधना और कामना भविष्य में लाभों का बंटवारा 5:3 में करेंगे। देखिए पिछले प्रश्नों में और इसमें परिवर्तन क्या है, पिछले प्रश्नों में यह कहा जाता था कि जो भी साझेदार रिटायर हो रहा है, जो भी साझेदार निवृत्त हो रहा है, उसका हिस्सा शेष साझेदार इस अनुपात में प्राप्त करते हैं। यहां पर क्या कहा गया है, पुराना है 4, 3 और 2, अब जो है यानी कि साधना और कामना भविष्य में लाभों का बंटवारा 5:3 में, यानी कि आपको नया अनुपात जो है प्रश्न में दिया गया है। भविष्य में लाभ कौन से अनुपात में बांटा जाएगा, 5:3 में, यानी ये आपको नया अनुपात दिया गया है। अब आपको क्या करना है, अधिलाभ अनुपात की गणना करनी है, फायदे का अनुपात या जो गेनिंग रेशियो है उसके बारे में आपको कैलकुलेशन करनी है। क्या फॉर्मूला है, हमें क्या करना है, नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटा देंगे, वही आपका फायदे का अनुपात होगा, वही आपका अधिलाभ या गेनिंग रेशियो कहा जाता है। ये देखिए क्या आ जाएगा, अधिलाभ या फायदा अनुपात क्या आ जाएगा इसके अंतर्गत, नया अनुपात कितना है माइनस पुराना अनुपात जो है वह कितना है, घटा दीजिए, स्वतः ही क्या आ जाएगा, अधिलाभ आ जाएगा, आपका गेनिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। कौन कौन से साझेदार है, रंजना तो रिटायर हो रहे हैं, साधना और कामना, ये साधना और यहां लिख दिया गया है कामना। अब इनका नया अनुपात जो है कितना दिया गया है, नया दिया गया है 5:3, ये आ जाएगा आपका 5/8, 3/8, नया अनुपात जो है प्रश्न में दिया गया है। अब इसमें से क्या घटाना है अपने को, पुराना अनुपात जो है लेस करना है, और पुराना अनुपात प्रश्न में दिया गया है 4:3:2, तो 4 और 3 7 और 2 9, यानी 3/9 साधना का, 2/9 कामना का। ये लीजिए 3/9, ये लीजिए आपके 2/9। क्लियर है यहाँ तक? पुराने नए में से पुराना अनुपात घटाएंगे, फायदे का या अधिलाभ का अनुपात आ जाएगा। इनका लघुत्तम लिया 8 और 9 का 72, यानी कि 72, गुणा कर ली तिरछी, 8 को 9 से 72, अब तिरछी गुणा करेंगे, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, 9 पंजा 45, 8 या 24। अब देखिए बीच में माइनस का सिंबल है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, और ये आ जाएगा आपका 21/72। यहां पर भी गुणा करेंगे, 8 को 9 से गुणा की या लघुत्तम लिया, एक ही बात है 72, 9 को 3 से गुणा की 27, 8 को 2 से गुणा की 16, 11/72, यानी अनुपात जो आया है साधना और कामना के संदर्भ में वह आया है 21/11। ये क्या आ जाएगा आपका
फायदे का अनुपात कह दो, अधिलाभ कह दो, या गेनिंग रेशियो कह दीजिए। देखिए हम जो लास्ट लेसन पढ़ रहे थे वहां आपका आता था त्याग का अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जो साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के जो हम लेखे पढ़ रहे हैं, यहां पर आपका आता है फायदे का अनुपात। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें बेसिक अंतर क्या है, इसकी जानकारी भी होना जरूरी है। यहां मैं लेता हूं त्याग का अनुपात और यहां अगर लिया जाता है फायदा या अधिलाभ का अनुपात। देखिए फर्स्ट अंतर तो क्या है, त्याग का अनुपात कब ज्ञात किया जाता है, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है। फायदा या अधिलाभ का अनुपात कब ज्ञात किया जाता है, जब कोई साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त होता है अथवा किसी साझेदार की मृत्यु होती है। ये आपका पहला अंतर आ जाएगा। नए साझेदार के प्रवेश पर त्याग का अनुपात ज्ञात किया जाता है। और हम फायदा या अधिलाभ का अनुपात कब ज्ञात करते हैं, जब कोई साझेदार सेवानिवृत्त होता है या किसी साझेदार की मृत्यु पर। फायदा या अधिलाभ अनुपात किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या त्याग पर ज्ञात किया जाता है। क्लियर है? इसको भी अपने पॉइंट नंबर 1 ही नाम देंगे, 2 नहीं। पहला ही पॉइंट है यह है एडमिशन के समय या डेथ और रिटायरमेंट के समय। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, जो आपका त्याग का अनुपात ज्ञात किया जाता है वो होता है पुराना अनुपात माइनस नया, जबकि फायदे का अनुपात होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। त्याग का अनुपात बराबर किस प्रकार से निकलेगा, और फायदे का अनुपात कब ज्ञात करते हैं, डेथ या रिटायरमेंट पर। किस प्रकार ज्ञात करते हैं, नए में से पुराना अनुपात जो है घटाया जाएगा। ये आपको इस प्रकार से कैलकुलेट करना है, पुराना माइनस नया अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, त्याग का और आपका फायदे का अनुपात। फिर से पॉइंट नंबर 3 डाल दिया क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए, क्योंकि सेम ही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। अब जो मेजर डिफरेंस है वो यह है कि त्याग के अनुपात की गणना नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि के वितरण हेतु किया जाता है, जबकि फायदे के अनुपात की गणना जो साझेदार निवृत्त हो रहा है या साझेदार की जब मृत्यु हो रही है तो उसे ख्याति में जो हिस्सा दिया जाएगा वह शेष साझेदार किस अनुपात में वहन करेंगे, फायदे के अनुपात में, इसलिए इसकी गणना की जाती है। एक अंतर और देख लेते हैं, ये आपका आ गया त्याग का अनुपात या फायदे का
क्या आ जाएगा त्याग का अनुपात? पॉइंट नंबर 3, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा त्याग के अनुपात में वितरित की जाती है। जो भी नया साझेदार गुडविल ख्याति की राशि लेकर के आएगा, पुराने साझेदार क्या करेंगे, उसे त्याग के अनुपात में वितरित करेंगे, जबकि फायदे का जो अनुपात है सेवानिवृत्त या मृत्यु होने वाले साझेदार को देय ख्याति में हिस्सा शेष साझेदारों द्वारा फायदे के अनुपात में वहन। इस प्रकार से हम त्याग के अनुपात की गणना नए साझेदार के एडमिशन पर, फायदे के अनुपात की गणना डेथ और रिटायरमेंट। त्याग का अनुपात कैलकुलेट होता है आपका पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, जबकि फायदे का अनुपात कैलकुलेट होता है नया माइनस पुराना। त्याग का अनुपात क्यों ज्ञात किया जाता है? त्याग का अनुपात जो ज्ञात किया जाता है आपका नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि शेष साझेदारों द्वारा त्याग के अनुपात में, जबकि फायदे का अनुपात जो आपका अधिलाभ का अनुपात है वो ज्ञात किया जाता है जिस साझेदार की निवृत्ति हो रही है या मृत्यु हो रही है, उसे ख्याति में जो हिस्सा दिया जा रहा है शेष साझेदार किस अनुपात में वहन करेंगे, फायदे के अनुपात में या अधिलाभ में। इसको क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा, या फिर वहन जो है वो किया जाएगा। साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।